मैं डॉक्टर कन्हैया लाल, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, एसएस मेमोरियल कॉलेज, रांची यूनिवर्सिटी, रांची। प्रिय विद्यार्थीगण, मैं आज आप लोगों को एमए सेमेस्टर 4 का पेपर स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया, पेपर कोड ECPOL 401 ए का चैप्टर 7, जिसका टॉपिक है एंटी डिफेक्शन लॉ यानी दल बदल कानून, पर एक व्याख्यान प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसका लाभ आप सभी अपने सेमेस्टर एग्जाम में ले सकते हैं। दल बदल, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के 10वीं अनुसूची में की गई है। दल बदल का सामान्य अर्थ किसी व्यक्ति का उस राजनीतिक दल को जिसकी टिकट पर वह निर्वाचित हुआ है छोड़कर किसी अन्य दल में सम्मिलित हो जाना है। दल बदल शब्द का एक समुचित व व्यापक अर्थ में यह कहा जा सकता है कि यदि कोई विधायक या संसद सदस्य अपने दल का परित्याग कर कुछ कार्य करे तो वह दल बदल के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे नंबर 1, किसी विधायक का किसी दल विशेष की टिकट पर निर्वाचित होकर उसे छोड़ देना तथा किसी दूसरे राजनीतिक दल में सम्मिलित हो जाना। नंबर 2, अपने दल को छोड़कर बाद में निर्दलीय बन जाना। नंबर 3, आम चुनाव में निर्दलीय रूप से निर्वाचित होना और बाद में किसी दल विशेष में शामिल होना। नंबर 4, अपने दल की बुनियादी नीतियों का विरोध करते हुए दलीय सचेतकों के निर्देशों को नहीं मानना। नंबर 5, जब एक गठबंधन सरकार के एक घटक राजनीतिक दलों के सदस्य उस सरकार के एक घटक दल को छोड़ अन्य घटक दल में शामिल हो जाते हैं अथवा विरोधी दलों में से एक दल छोड़कर दूसरे विरोधी दल में शामिल हो जाते हैं। नंबर 6, राजनीतिक पदों और स्वार्थ साधना के लिए दूसरे दल में सम्मिलित हो जाना आदि, ये सभी दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत आते हैं। डॉक्टर सुभाष कश्यप ने अपने ग्रंथ दल बदल और राज्यों की राजनीति में दल बदल को परिभाषित करते हुए कहा है कि किसी विधायक का अपने दल अथवा निर्दलीय मंच का परित्याग कर किसी अन्य दल में जा मिलना तथा दल बना लेना या निर्दलीय स्थिति अपना लेना अथवा अपने दल की सदस्यता त्यागे बिना ही बुनियादी मामलों पर सदन में उसके विरुद्ध मतदान करना दल बदल कहलाता है। लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं जो दल बदल के अंतर्गत नहीं आते हैं। जैसे नंबर 1, यदि कोई सदस्य दल में टूट के कारण अपने दल से बाहर हो गया हो। दल में टूट तब मानी जाती है जब 1/3 सदस्य सदन में एक नए दल का गठन कर लेते हैं। नंबर 2, यदि कोई सदस्य पीठासीन अधिकारी चुने जाने पर अपने दल की सदस्यता से स्वैच्छिक रूप से बाहर चला जाता है। अथवा नंबर 3 है, अपने कार्यकाल के बाद अपने दल की सदस्यता फिर से ग्रहण कर लेता है। यह छूट पद की मर्यादा और निष्पक्षता के लिए दी गई है। ये 3 पॉइंट जो दल बदल विरोधी कानून से बाहर रखे गए हैं। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे दल बदल के कारण। भारत में दल बदल की घटना काफी लंबे समय से चली आ रही है, जिसके प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। नंबर 1, प्रभावशाली दलीय नेतृत्व का अभाव। नंबर 2, प्रत्येक विधायक की निर्णायक स्थिति। नंबर 3, गैर कांग्रेसी दलों की स्थिति में सुधार। नंबर 4, विधायकों व सांसदों में पदलोलुपता और अवसरवादिता की भावना प्रबल होना। नंबर 5, विधायक और दल के नेताओं के बीच व्यक्तिगत संघर्ष व स्वभावों में मेल न होना। नंबर 6, दल के वरिष्ठ सदस्यों की उपेक्षा। नंबर 7, विधायकों और सांसदों व चुनाव में धन का प्रलोभन। नंबर 8, जनता की उदासीनता। और नंबर 9 है विचारात्मक ध्रुवीकरण का अभाव, अर्थात सदस्यों का अपना कोई निश्चित सिद्धांत व विचारधारा का न होना।
आगे हम लोग देखेंगे निर्धारण प्राधिकारी। दल परिवर्तन से उत्पन्न अयोग्यता संबंधी प्रश्नों का निर्धारण या निर्णयन सदन का अध्यक्ष करता है। प्रारंभ में इस कानून के अनुसार अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता था तथा इस पर किसी न्यायालय में प्रश्न नहीं उठाया जा सकता था, किंतु की होलोहन मामले 1993 में उच्चतम न्यायालय ने यह उपबंध इस आधार पर असंवैधानिक घोषित कर दिया कि यह उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने का प्रयत्न है। अपने निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जब अध्यक्ष 10वीं अनुसूची के आधार पर अयोग्यता संबंधी किसी प्रश्न पर निर्णय देता है तब वह एक निर्हरता की तरह कार्य करता है, अतः किसी अन्य अधिकरण की तरह उसके निर्णय की भी दुष्भावना, प्रतिकूलता आदि के आधार पर न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, किंतु न्यायालय ने अध्यक्ष के निर्णय करने के अधिकार के विवाद को इस आधार पर खारिज कर दिया कि यह स्वयं में राजनीतिक रूप से किसी पक्ष की ओर झुका हुआ है। किसी सदन के अध्यक्ष को 10वीं अनुसूची के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए नियम व विनियम बनाने की शक्ति प्राप्त है। ऐसे नियम व विनियम सदन के समक्ष 30 दिन के लिए रखना आवश्यक है। सदन इन नियमों को स्वीकृत कर सकता है, इनमें सुधार कर सकता है अथवा इन्हें अस्वीकृत कर सकता है। इसके अलावा वह निर्देशित कर सकता है कि किसी सदस्य द्वारा ऐसे नियमों का उल्लंघन ठीक उसी प्रकार माना जाएगा जिस प्रकार सदन के विशेषाधिकारों का उल्लंघन माना जाता है। इन नियमों के अनुसार अध्यक्ष दल बदल को संज्ञान में तभी लेता है जब सदन के किसी सदस्य द्वारा उसे शिकायत प्राप्त हो। अंतिम निर्णय लेने से पूर्व उसे उस सदस्य को, यानी जिसके विरुद्ध शिकायत की गई हो, अपना पक्ष रखने के मौका देना अनिवार्य है। वह इस मामले को विशेषाधिकार समिति के पास जांच के लिए भेज सकता है, अतः दल बदल का कोई तत्काल और स्वयमेव प्रभाव नहीं होता। संविधान की 10वीं अनुसूची जो दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है की रूपरेखा राजनीतिक दल बदल के दोषों तथा दुष्प्रभावों, जो कि पद के प्रलोभन अथवा भौतिक पदार्थ के प्रलोभन अथवा इसी प्रकार के अन्य प्रलोभनों से प्रेरित होती है, पर रोक लगाने के लिए की गई है। इसका उद्देश्य भारतीय संसदीय लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करना तथा असैद्धांतिक और अनैतिक दल परिवर्तन पर रोक लगाना है। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इसे सार्वजनिक जीवन में सुधारों की ओर पहला कदम बताया था। तत्कालीन केंद्रीय विधि मंत्री ने कहा था कि यदि भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता तथा स्थिरता का कोई प्रभाव हो सकता है तो 52वें संशोधन विधेयक का दोनों सदनों में एक मत से स्वीकृत होना ही वह प्रमाण है। इस दल बदल कानून के कुछ लाभ हैं जिसे हम लोग इस प्रकार देखेंगे। नंबर 1, यह कानून विधायकों की दल बदल की प्रवृत्ति पर रोक लगाकर राजनीतिक संस्था में उच्च स्थिरता प्रदान करता है। नंबर 2, यह राजनीतिक दलों को दूसरे दलों में शामिल होने अथवा किसी विद्यमान दल में टूट जैसे लोकतांत्रिक तरीके से विधायिका द्वारा पुनर्समूहन की सुविधा प्रदान करता है। नंबर 3, ये राजनीतिक स्तर पर भ्रष्टाचार को कम करता है तथा अनियमित निर्वाचनों पर अप्रगतिशील खर्च को कम करता है। और नंबर 4 है, इसने विद्यमान राजनीतिक दलों को एक संवैधानिक पहचान दी। इस लाभ के बावजूद इसमें कुछ कमियां भी बतलाई गई हैं जिनका अध्ययन हम लोग इस प्रकार कर सकते हैं। यद्यपि दल विरोधी कानून हमारे राजनीतिक जीवन की शुद्धता की तरह पहला साहसिक कदम था तथा इसने देश के राजनीतिक जीवन में एक नए युग का सूत्रपात किया, फिर भी इसकी कार्यकलापों में कमी रही और यह दल बदल को भी नहीं रोक पाया। इसकी कमियां जो हैं वो नंबर 1 है, यह
असहमति तथा दल परिवर्तन के बीच अंतर को नहीं बता पाया। इसने विधायिका को असहमति के अधिकार तथा सद्विवेक की स्वतंत्रता में अवरोध उत्पन्न किया। अतः इसने दल के अनुशासन के नाम पर दल के स्वामित्व तथा अनुमति की कठोरता को आगे बढ़ाया। नंबर 2, इसका व्यक्तिगत तथा वर्गों के दल परिवर्तन के मध्य विभेद अनुचित है, अर्थात इसने छिटपुट दल बदल पर रोक लगाई, किंतु बड़े पैमाने पर होने वाले दल बदल को कानूनी रूप दिया। नंबर 3, यह किसी विधायक द्वारा विधानमंडल के बाहर किए गए उसके कार्यकलापों हेतु उसके निष्कासन की व्यवस्था नहीं करता। नंबर 4, इसका निर्दलीय तथा नाम निर्देशित सदस्यों में भेदभाव अतार्किक ही है। यदि पहला किसी दल में शामिल होता है तो वह निरर्हक यानी अयोग्य हो जाता है, जबकि दूसरे को इसकी अनुमति है। नंबर 5, अध्यक्ष पर निर्णय करने की निर्भरता पर इसकी 2 आधारों पर आलोचना की जा सकती है। प्रथम, संभवतः वह इस प्राधिकार का राजनीतिक बाध्यताओं के कारण उद्देश्यपूर्ण तथा भेदभावपूर्ण रूप से प्रयोग न कर पाए, और दूसरा है उसके पास ऐसे मामलों में न्याय निर्णयन हेतु विधिक ज्ञान और अनुभव की कमी होती है। वस्तुतः 2 लोकसभा अध्यक्षों जैसे रवि राय 1991 और शिवराज पाटिल 1993 ने दल विरोधी से संबंधित मामलों में न्याय निर्णयन की अपनी अनुपयुक्तता पर संदेह जाहिर किया है। आगे हम लोग देखेंगे 91वां संविधान संशोधन 2003। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा मंत्रिमंडल का आकार छोटा रखने, अयोग्य लोगों को नागरिक पद धारण करने से रोकने एवं दल बदल विरोधी कानून को सशक्त बनाने के लिए कुछ उपबंध किए गए हैं। जैसे नंबर 1, प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल व मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 75 में किया गया है। नंबर 2, संसद के किसी भी सदन का किसी भी राजनीतिक दल का ऐसा सदस्य जो दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्य ठहराया गया है, वह किसी मंत्री पद को धारण करने के भी अयोग्य होगा। इसका भी उल्लेख अनुच्छेद 75 में है। नंबर 3, मुख्यमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद का आकार राज्य विधानमंडल की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा, लेकिन मुख्यमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद की कुल संख्या 12 से कम नहीं होनी चाहिए, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 164 में है। नंबर 4, राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का किसी भी राजनीतिक दल का ऐसा सदस्य जो दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्य ठहराया गया है, वह किसी मंत्री पद को धारण करने के भी अयोग्य होगा, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 164 में है। नंबर 5, संसद या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का किसी भी राजनीतिक दल का ऐसा सदस्य जो दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्य ठहराया गया है, वह किसी भी लाभ के राजनीतिक पद को धारण करने के भी अयोग्य होगा। यहाँ लाभ के राजनीतिक पद का अभिप्राय जो है उसका विवरण इस प्रकार है। जैसे नंबर 1, केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन ऐसा कोई कार्यालय जिसके लिए वेतन एवं अन्य लाभ संबंधित सरकार द्वारा लोक राजस्व से दिए जाते हों। नंबर 2, किसी निकाय के अधीन कोई कार्यालय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका स्वामित्व पूर्णतः या अंशतः केंद्र सरकार या राज्य सरकार के पास हो तथा जिसके लिए वेतन एवं अन्य लाभ इस निकाय द्वारा दिए जाते हों, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 361 ख में किया गया है। एवं नंबर 6 है 10वीं अनुसूची के उपबंध, जिसमें कि दल बदल विरोधी कानून का उल्लेख है। विभाजन की उस दशा में लागू नहीं होंगे जब किसी दल के 1/3 सदस्य उस विभाजित धड़े में शामिल हों। इसका अभिप्राय है कि विभाजन के आधार पर अयोग्यों के लिए कोई और संरक्षण नहीं होगा, और इस प्रकार
हम कह सकते हैं कि भारत में दल बदल कानून यद्यपि समय समय पर बनते और उसमें संशोधन होते रहे हैं, फिर भी आज के समय में यह देखा जाता है कि दल बदल की जो घटनाएं हैं वो बनी हुई हैं और यह आज भी पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि सभी राजनीतिक दल और उनके सदस्यों में ही एक ऐसी अपनी सोच और समझ विकसित करनी होगी कि दल बदल कानून एक प्रभावी तरीके से लागू हो सके और सदस्यों का जो आयाराम गयाराम की प्रवृत्ति है उसमें रोक लग सके। धन्यवाद।